दोस्तों, वेस्ट एशिया में वॉर लगातार बढ़ता चला जा रहा है और इसका नतीजा ये है कि अभी तेल की प्राइसेस बढ़ चुके हैं। बताया जा रहा है कि 8% ऑयल प्राइस में इंक्रीज देखने को मिल गया है। मतलब अभी अगर हम पर बैरल रेट देखें तो $80 तक तो जा चुकी है रेट्स। दूसरा, जो भी वहां पर वेस्ट एशिया में आप कहो जॉब के लिए गए हुए हैं लोग या फिर कहीं पे टूरिज्म के हिसाब से घूमने के हिसाब से गए हैं तो वहां पर फंसे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कभी एक लेटेस्ट अपडेट आई थी कि भाई अबू धाबी जो है ना यूएई की कैपिटल, वहां से कुछ स्ट्रैंडेड फ्लायर्स को मौका मिला है निकलने का। प्लेन्स थोड़ी सी रिवाइव कर रही हैं लेकिन सिचुएशन बहुत ज़्यादा बिगड़ती चली जा रही है। अब क्या क्या डेवलपमेंट्स हैं वो देखें तो ईरान ने यूएस, इजराइल, अरब स्टेट्स के जो भी एसेट्स थे उनको टारगेट किया है। चाहे फिर वो यूएई हो, बहरीन, कतर, सऊदी अरब, कोई भी हो, किसी को भी नहीं छोड़ा ईरान ने। मतलब सिंपल सा एक फंडा है, हम तो डूबेंगे सनम लेकिन तुम्हें भी ले डूबेंगे, ऐसा कुछ आइडिया भी ईरान का दिखाई पड़ रहा है। साथ ही साथ यूएसए की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है ईरान में, ठीक है, तो उसके लिए यूएसए के कुछ फाइटर जेट्स उड़ रहे थे। अब उनको रोकने के लिए कुवैत की तरफ से कुछ एक्शन लिया गया था। वैसे देखा जाए तो कुवैत ने एक्शन लिया था ईरानियन फाइटर जेट्स को रोकने के लिए एज पर द मीडिया रिपोर्ट, लेकिन यूएसए के भी 3 फाइटर जेट्स को कुवैत की फायरिंग ने मार गिराया, जिसको बोला जा रहा है एक तरीके की वो फ्रेंडली फायर थी, लेकिन यूएसए को लॉस हुआ है। लेकिन अब ये लड़ाई इस तरीके से बढ़ती चली गई है ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा कंसर्निंग कंडीशन है। कारण हमें पता है कि रशिया यूक्रेन वॉर को अभी फरवरी 24 को 4 साल हुए हैं, ठीक। तो उसके बाद में ये मिडिल ईस्ट का जो मामला है ये अक्टूबर 2023 से लगातार बना हुआ है। और अभी जिस तरीके से लार्जर स्केल पे देखने को मिल रहा है, पहले तो क्या था, ईरान के प्रॉक्सीज जो थे उन्हीं को टैकल करने में इजराइल लगा हुआ था। अब ईरान के साथ में ईरान तो अपनी तरफ से पूरा अपना रिजीम भी कंटिन्यू करना चाहता है। यूएसए चाहता है कि रिजीम वहां पर चेंज हो जाए। अयतुल्ला खमीनी की डेथ भी हो गई लेकिन सक्सेसर्स अभी भी इस फाइट को कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। अब इच्छा तो, या फिर हम कहें कि जल्दी से जल्दी ये लड़ाई रुकनी चाहिए, लेकिन किस हद तक जा सकती है कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि अभी ये बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। क्यों ना, क्योंकि आप देखिए कि ईरान के इस रिजीम के चलते अभी वेस्ट एशिया में हम कुवैत देख सकते हैं, आप सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, ओमान, इन सभी कंट्रीज की तरफ से देखें तो वो मोर और लेस इस बात को लेकर के क्लियर हैं कि भाई ईरान में अब चेंजेस आने चाहिए। लेकिन अभी देखें तो कुछ न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं जहां पर यूएसए और इजराइल के एक्शन के चलते ईरान बिल्कुल भी रुकने को राजी नहीं है। जैसे कि नेतांज, ये इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी है, फोर्डो है, फोर्डो पे तो पिछले साल भी किया था, फोर्डो और कॉम में, नेतांज में अभी कर दिया है। इस तरीके से ये कॉन्फ्लिक्ट लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो वेस्ट एशिया में हालात अभी बहुत ही बिगड़े हुए हैं और इंडिया ने भी देखो अपनी तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दिया कि इस तरीके की सिचुएशन से निकलने का तरीका सिंपल है कि हमें डायलॉग स्टैब्लिश करने होंगे। तो ये एक अपने आप में इंपॉर्टेंट अपडेट थी। अब आगे बढ़े उससे पहले उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि कॉलेज गोइंग है या फिर प्लान कर रहे हैं कि भाई अब 10वीं क्लास की परीक्षा दे दी, अब 11वीं और 12वीं में एंट्री लेने वाले हैं और हमें साथ में यूपीएससी की तैयारी करनी है। तो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। देखो, विश्वास दिवस के मौके पर 2026 का ये जो दिन है हमारा, ठीक है, उसके उपलक्ष्य पर आपको 63% ऑफ दिया जा रहा है यूपीएससी प्रारंभ 2028 पर, जो कि आपका इंग्लिश और हिंदी में रन हो रहा है। 3 साल का ये प्रोग्राम है। इसमें आपको 1 साल के लिए बहुत ही मिनिमम प्राइस देनी पड़ रही है। तो ऐसे में अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी अगर डाउट आए ना तो कॉन्टेक्ट नंबर आपके सामने है 0794821232 के ऊपर कॉल कर लीजिए। और बाकी आपको डायरेक्टली अगर रजिस्ट्रेशन करने का मन बन चुका है तो पिन कमेंट में रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक दिया हुआ है। वहीं पर जो कैंडिडेट्स 11वीं 12वीं में अभी एंट्री ले रहे हैं और वह तैयारी करना चाहते हैं यूपीएससी के हिसाब से, तो उन लोगों के लिए आरंभ प्री फाउंडेशन बैच है। इसकी फीस पर भी आप लोगों को 50% ऑफ दिया जा रहा है। और ये ध्यान रखने वाली बात है, ऑफर बहुत लिमिटेड समय के लिए रहेगा और इस ऑफर के तहत आप देख सकते हो बहुत ही मिनिमम प्राइस पे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगेन वही कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई डाउट हो तो कॉल कर लीजिए, पूरे डाउट्स आपके क्लियर कर दिए जाएंगे। और रजिस्ट्रेशन के लिंक आपका जो है वो पिन कमेंट में दे दिया गया है। बाकी देखो, आज डेट हो चुकी है 3 मार्च 2026
और देख लेते हैं हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल। सबसे पहले तो देखो, बिहार को नक्सल फ्री डिक्लेयर कर दिया गया है। ठीक है, अभी वहां पर बिहार में मुंगेर में लास्ट माओइस्ट ने सरेंडर कर दिया है, जिसका नतीजा यह है कि बिहार अब लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से फ्री हो चुका है। और वो इंडिविजुअल जिन्होंने सरेंडर किया उनका नाम है सुरेश कोडा। ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की अभी लेटेस्ट जो एक पॉलिसी चल रही है जिसको बोला जा रहा है सरेंडर एंड रिहैबिलिटेशन। मतलब कि आप हथियार छोड़ो और फिर गवर्नमेंट आपको रहने के लिए अच्छी व्यवस्था प्रोवाइड करेगी, जिससे कि आप एक नॉर्मल सिविलियन के तौर पे जी सकें। तो इसमें आप देख सकते हो फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है, रीइंटीग्रेट किया जाता है सोसाइटी के साथ में, राइट। इसके अलावा देखा जाए तो इंसर्जेंसी वाला जो स्कोप दिखाई पड़ता है, जिसके चलते हमारी आर्म फोर्सेस सीआरपीएफ और दूसरी तरफ ये जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से अफेक्टेड नक्सलाइट्स हैं, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट के चलते कितनी प्रॉब्लम हो रही थी, तो उसको सेटल करने के लिए टारगेट देखो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने रखा था कि कैसे भी करके हमें मार्च 2026 तक इसे एकदम खत्म कर देना है देश में। अब देखो बिहार में ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट के तौर पे कंसिडर हो रहा है। 2012 में 23 डिस्ट्रिक्ट्स हुआ करते थे बिहार में LWE अफेक्टेड, और अभी देखें तो लगातार घटते घटते अब जीरो पे आ चुका है। तो ये एक अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है, जहाँ पे देखो कई जगह पे तो क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट में भी उलझना पड़ता है हमारी आर्म फोर्सेस को, कई जगह पे आप कह सकते हो अरेस्ट भी करने पड़ते हैं, और कई जगहों पर जो लीडर्स हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से एसोसिएटेड, उनको फिर सरेंडर और रिहेबिलिटेट करने का जो मैकेनिज्म है उसके तहत भी कंडक्ट मिलता है। अब देखो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की बात करें तो इसकी शुरुआत 1967 में नक्सलबाड़ी अपराइजिंग हुआ था वेस्ट बंगाल में, जिसमें अगर हम देखें तो मेजर वजह ये थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है या फिर इंडियन स्टेट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो एक आप स्पेसिफिक एक एंटिटी पे चले जाएंगे, ओवरऑल इंडियन स्टेट है, उसको उखाड़ फेंकने का टारगेट। और टारगेट क्या कि एक तरीके से एक रेवोल्यूशनरी हमें मैकेनिज्म पे चलना है, हथियार उठाना है, मारकाट करनी है और हमारे हाथ में सत्ता लेनी है। और इस मूवमेंट को ताकत कब मिली? 2004 में, जब पीपल्स वॉर ग्रुप ने माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर को ज्वाइन कर लिया और अल्टीमेटली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट नाम से स्टैब्लिश कर दी गई। और ये पार्टी, ये ग्रुप जो था, इसने ही फिर बाद में हमारे आर्म फोर्सेस और हमारे स्टैब्लिशमेंट के नाक में दम कर रखा था। इरेडिकेशन टारगेट मैंने बताया मार्च 2026 तक खत्म करना है, और अभी तक 2010 के कंपैरिजन में अगर देखें तो टोटल जितने इंसिडेंट हुआ करते थे नक्सलिज्म से रिलेटेड, उसमें 81% का रिडक्शन आया है। ये एक अपने आप में एक अच्छा अचीवमेंट है गवर्नमेंट की तरफ से जो काम किया गया उसके आउटकम को अगर हम कंसिडर करें। मिनिस्ट्री मैंने बताया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसी को देखती है, और 2006 में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म डिवीजन भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंतर्गत ही स्थापित की गई थी, जिसका मेन टारगेट क्या है कि कैसे भी करके नक्सलिज्म को हमें टैकल करते हुए ख़त्म कर देना है, जिसमें मेजरली इस डिवीज़न के द्वारा काम किया जाता है सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट करना, कैपेसिटी बिल्डिंग्स पे काम करना। अब जैसे कि अब आप आर्म फोर्सेस को भेज रहे हो तो लड़ने के लिए उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट भी देना होता है, तो एसआरई जैसे मैकेनिज्म, दैट मीन सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स पे आपको काम करना होता है, स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम आप चलाते हैं। ठीक है, इसके अलावा डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ के साथ में हम डेवलपमेंट्स को लेकर के इंटीग्रेट करते हैं, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर तो है ही, उसके अलावा आपके पास में फॉरेस्ट मिनिस्ट्री, आई मीन एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री, और इनके साथ भी आपको एंगेज करना पड़ता है, क्योंकि ये जनरली आपको फॉरेस्ट एरिया में ही प्रेवलेंस दिखेगी। अगर हम लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की बात करें, सक्सेस की बात करें, तो 2010 में जहां लगभग 2000 इंसिडेंट एक साल में हुआ करते थे वायलेंट इंसिडेंट, वो घट करके 2024 में 374 पर आ गए। और कैजुअलिटीज़ की बात करें सिक्योरिटी फोर्सेस में, वो 73% तक रिड्यूस हो गया। तो ये आप समझ सकते हैं कितना बड़ा अचीवमेंट है। 8000 के लगभग कैडर्स ने सरेंडर किया है पिछले एक दशक में, है ना। डिस्ट्रिक्ट्स 2010 की बात करें, 2015 की भी बात करें ना, तो 126 125 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे थे जिनको रेड कॉरिडोर के तौर पे कंसिडर किया जाता था। पूरा का पूरा आपका ये दांतेवाड़ा वाला रीजन है, जिसमें आपका सेंटर पॉइंट तो दांतेवाड़ा आ गया, छत्तीसगढ़, है ना। उसके अलावा आप ईस्ट में बिहार, वेस्ट बंगाल तक पहुंच जाओ, वेस्ट में इधर महाराष्ट्र तक चले जाओ, मध्य प्रदेश, यहाँ तक अच्छा खासा प्रेवलेंस था। अब केवल 11 डिस्ट्रिक्ट्स ही रह गए हैं। अब बाकी मार्च अभी बाकी है, तो इसमें टारगेट है कंप्लीटली एलिमिनेट करना LWE इशू को। फिर बात करते हैं हम सलार डे पेजोनेलिस, इसको पेहोनेलिस भी बोल सकते हैं आप, ठीक है ना। साइंटिस्ट ने अभी क्या है, जिप्सम रिच रॉक्स चिली में
ये एक पर्टिकुलर एरिया है, सॉल्ट पैन एरिया है अटाकामा डेजर्ट में, जिसका नाम है सलार डे पेनोलिस, ठीक है, पेहोनोलिस। इसमें क्या किया जा रहा है कि जिस तरीके से मंगल पे, मार्स पे लाइफ रहती होगी, वैसी कंडीशंस यहाँ पर हमें दिखाई पड़ती है, मार्स लाइक कंडीशन है। तो यहाँ पर स्टडी करके इस सॉल्ट पैन को और थोड़ा सा आइडिया लगाया जाएगा कि क्या वाकई में मार्स पर कभी लाइफ रही है तो कैसे वो सरवाइव करी और कैसे वो ख़त्म हुई, उससे रिलेटेड। तो थोड़ा सा इस पर्टिकुलर हाई ऑल्टीट्यूड सॉल्ट फ्लैट के बारे में जानते हैं। लोकेशन ये अटाकामा डेजर्ट चिली में है। इसकी लोकेशन एग्जैक्टली आप यहाँ पर देख सकते हो, चिली और अर्जेंटीना बोलीविया बॉर्डर पे, चिली की तरफ, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इसका ध्यान रख लेना है। ये देखो, अर्थ पे कुछ ऐसी गिनी चुनी साइट्स हैं, उनमें से एक है जो कि मार्स की सरफेस पे जिस तरीके का एनवायरनमेंट है उसको रिजेंबल करती हैं, उससे मैच करती हुई दिखाई पड़ती हैं। की फीचर्स की बात करें तो ये देखो, सी लेवल से 3.5 किलोमीटर की हाइट पर अगर हम सलार डे पेजोनेलिस या पेहोनेलिस की बात करें, यहाँ पर एक्सट्रीम एरिडिटी है, बहुत सूखा है। अटाकामा डेजर्ट तो वैसे भी ड्राइएस्ट डेजर्ट है अगर हम बात करें वर्ल्ड ओवर, ठीक है, वन ऑफ द ड्राइएस्ट। फिर आप बात करें तो फ्रीजिंग टेम्परेचर, बहुत कम टेम्परेचर यहाँ पर रहता है, जिस तरीके से मार्स में हम कंडीशन को देख सकते हैं। और अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ओजोन का इनका प्रेजेंस तो है नहीं, तो सीधी बात है यूवी रेज का तो रेडिएशन रहता ही है। तो ऐसी कंडीशन यहाँ पर भी दिखाई पड़ती हैं। अब देखो, यहाँ पर जो मेन स्टडी करने का टारगेट है वो है एक तो जिप्सम डिपॉजिट, जो कैल्शियम सल्फेट का हाइड्रेट होता है, ठीक है, उसकी स्टडी, और साथ में उस जिप्सम सल्फेट का जो लेयरिंग है ना, उस तरीके की रॉक्स हैं उनके नीचे स्ट्रोमेटोलाइट्स का मतलब एक तरीके से लेयरिंग कंडीशंस में बने हुए माउंट्स की स्टडी करना। और वो माउंट बनाते कौन है पता है? एक तरीके छोटे छोटे टापू टाइप उठे हुए ऐसे जो कंडीशंस है वो डेवलप की जाती है साइनोबैक्टीरियाज के द्वारा, जो एक लाइम सीक्रेशन होता है उनके द्वारा चूना सीक्रेट किया जाता है, और उसी के बेसिस पे ये लेयर्ड स्ट्रक्चर क्रिएट होती है। और ऐसी चीजों का अगर प्रेजेंस हमें यहां पर दिखाई पड़ रहा है जो कि मार्स के इक्वलेंट कंडीशंस को शो करता है, तो ये इशारा करता है कि इस तरीके की स्ट्रक्चर्स हमें मार्स सरफेस पर भी दिखाई पड़ी है, जो रिसेंट एक्सप्लोरेशंस हमें देखने को मिले हैं। तो ये एक अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। स्टडी करने की बात, देखो मार्स के एनालॉगस है, तो इसलिए थोड़ा सा धरती के ऊपर ही अगर हम उसको एक्सप्लोर कर ले तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर एक्सट्रीम ड्राइनेस है, कोल्ड क्लाइमेट, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, ठीक है। जिप्सम है तो वो क्या करता है, एक प्रोटेक्टिव शेल्टर का काम करता है। मैंने बताया कि जिप्सम जो है वो कैल्शियम सल्फेट की एक लेयरिंग है एक तरीके से, ठीक है, वो होती है थोड़ी सी सेमी ट्रांसपेरेंट, तो लाइट को बड़ी एंट्री दे देती है और हार्मफुल रेडिएशन को रिमूव कर देती है। और फिर नीचे की तरफ फिर लाइफ के आप कहो कि एक तरीके से बायो सिग्नेचर्स देखने को मिलते हैं कि यहाँ पर माइक्रोबियल लाइफ रही होगी, यहाँ पर बैक्टीरियाज ने सरवाइव किया होगा। तो ये एक अपने आप में सीधा एक स्टडी करने का हमें स्कोप दिखाई पड़ता है, ठीक है। एविडेंसेस की बात करें लिविंग माइक्रोब्स की, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर जिप्सम की सरफेस है और उसके नीचे फिर कुछ मिलीमीटर्स नीचे जाते ही सरफेस के, वहां पर माइक्रोब्स की लाइफ की पॉसिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्ट्रोमेटोलाइट्स लेयर देखने को मिली है जो कि माइक्रोब्स की फॉसिल्स को भी लेके चलती हैं। वहां पर केमिकल बायो सिग्नेचर मिल जाते हैं, जिससे कि लाइफ क्या पास्ट में थी कि नहीं उससे रिलेटेड आइडिया लग जाता है, ठीक है। जिप्सम जो है एक सील की तरह काम कर देता है, जो कि लंबे समय तक बायोलॉजिकल रिमेन्स को प्रोटेक्ट करके रखे। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे बड़े बड़े फॉसिल्स हम एक्सप्लोरेशन में देखते हैं, तो यहाँ पर माइक्रोबियल लाइफ जो है बैक्टीरियाज की, उसको एक्सप्लोर कर पाते हैं, ठीक है। इससे बेनिफिट क्या होगा, कल को ना हम ओवर एक्सप्लोर करें मार्स मिशन को तो उसमें हमें बेनिफिट मिलेगा। हमें का मतलब ओवरऑल हम वर्ल्ड कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है नेशनल साइंस डे 2026। CSIR की तरफ से और CSIR के डिफरेंट लेबोरेटरीज की तरफ से नेशनल साइंस डे 2026 ऑब्जर्व किया गया। ये हमेशा आता है 28 फरवरी को, और वो पर्टिकुलर डे कौन सा है, हमारे जो साइंटिस्ट थे, ठीक है, CV रमन जी, उनके बर्थ डे को एक तरीके से ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। इसमें लेक्चर्स डिलीवर किया जाता है, डेमोन्स्ट्रेशन होता है, साइंटिफिक टेम्पर से रिलेटेड स्टूडेंट विजिट्स होती है, पब्लिक आउटरीच होती है, जिससे कि साइंस की तरफ रुझान को बढ़ावा दिया जा सके। अब CV रमन की बात करें तो देखो, इनको रमन इफेक्ट के लिए जाना जाता है, जिसमें सिंपल है कि कोई भी लाइट अगर गुजरती है और वो किसी भी मटेरियल के साथ में, किसी भी मैटर या मॉलिक्यूल के साथ टकराती है, तो उसे वेव की, लाइट जो है एक वेव के फॉर्म में जाती है ना,
उस वेवलेंथ में चेंजेस आते हैं, और यही चीज़ इन्होंने अपनी रिसर्च में शो की थी। थोड़ा सा हमें ये आइडिया रहना ज़रूरी है। साइंटिस्ट जो हैं वो CSIR NPL की तरफ से या फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली की तरफ से पार्टिसिपेट कर मतलब किया था उन्होंने, और उन्होंने शो किया कि रमन इफेक्ट एग्जैक्टली कैसे काम करता है। साथ ही साथ स्पेक्ट्रोस्कोपी में कैसे इसका यूज़ होता है, जैसे आजकल हम डिफरेंट मैनर में मेडिकल साइंस में इनमें स्टडी करते हैं ना, कि भाई वेव्स हम एक हमारे इंस्ट्रूमेंट से जनरेट करते हैं, फिर हमारी बॉडी के थ्रू जाकर के और फिर उसको हम स्टडी करते हैं कि हाँ भाई कहाँ पर कौन सी तरीके की स्ट्रक्चर हमारी बॉडी के अंदर है। तो हुआ क्या, वो आपने रेडिएशंस भेजे और उन रेडिएशंस का हमारी बॉडी में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ में जिस तरीके का आप कह सकते हो कि इंटरेक्शन हुआ, उससे हमें डिफरेंट फिगर्स दिखे। अच्छा, बॉडी को छोड़िए आप, इसमें आप डिफरेंट मटेरियल्स की स्टडी कर सकते हो, इसमें केमिकल स्टडी हो सकती है, मेडिसिनल की किस तरीके से हम मॉलिक्यूल्स का यूज़ करके डिफरेंट मेडिसिन मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन इसकी दिखाई पड़ती है। तो ओवरऑल एक अप्लाइड पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी स्टडी की गई। 2026 की जो थीम रही दैट इज विमेन इन साइंस कैटलाइजिंग विकसित भारत। याद रख लेना भाई, फोकस एरिया साइंटिफिक अवेयरनेस को बढ़ावा देना, पर्टिकुलरली वुमेन के बीच में, जिसके चलते हैं वो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स की तरफ ज़्यादा रुझान रखे। इसके अलावा यूथ एंगेजमेंट को प्रमोट करना, इंडिया में रिसर्च एनवायरमेंट को बढ़ावा देना। इसके में मेन टारगेट साइंटिफिक टेम्पर को प्रमोट करना, इनोवेशन, पब्लिक एंगेजमेंट, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना, जनरल चीज़ें आ जाती हैं। फिर आता है आपका कोकोनट कल्टीवेशन। देखो, यूनियन बजट 2026-27 में नई कोकोनट प्रमोशन स्कीम है वो लॉन्च हुई है। याद रख लेना, आपको ये ध्यान रख लेना, ये स्कीम अपने आप में इंपॉर्टेंट हो गई एग्रीकल्चर इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से। हो सकता है प्रीलिम्स में सीधे क्वेश्चन यहां से मिल जाए आपको। टारगेट क्या है कि देखो, हमारे यहाँ पर जिस तरीके से कोकोनट गार्डन्स है ना पुराने, उनको रिवाइवल दिया जाए, कोकोनट प्रोडक्शन को हम बढ़ावा दे। जनरली देखें तो कोकोनट की प्रोडक्शन हमारे यहाँ पर कोस्टल एरिया में होती है, और ट्रेडिशनली अगर देखें तो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु ये मेजर स्टेट्स है कोकोनट प्रोड्यूसिंग। अब धीरे धीरे दूसरे कोस्टल स्टेट्स है ना, उनकी तरफ भी एक्सपेंशन पे काम किया जा रहा है, जैसे कि आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इनके अंदर। तो ऐसे में हमें इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला काम, इंडिया जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा कोकोनट प्रोड्यूसिंग कंट्री है, जहां पर दुनिया का 30.93% शेयर प्रोड्यूस होता है। प्रोडक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम नंबर 2 पे आते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में, यूनिट एरिया में कितना आपका आउटपुट आ रहा है उस हिसाब से नंबर 2 पर है। लेकिन अगर ओवरऑल क्वांटिटी के हिसाब से देखें तो इंडिया नंबर 1 है। इसके अलावा इंडिया की प्रोडक्टिविटी, वैसे श्रीलंका, फिलीपींस और इंडोनेशिया जो कि मेजर कोकोनट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, उनके कंपैरिजन में तो प्रोडक्टिविटी अच्छी है। जैसे कि अगर हम सोचें कि भाई प्रोडक्टिविटी कैसे मेजर की जाती है, तो देखो, अनामलाई हिल्स, अनामलाई वाला एरिया है आपका तमिलनाडु का, वहां पर एक हाइब्रिड पाम का मतलब एक तरीके से कोकोनट ट्री जो लगाया गया, उसमें हाइब्रिड का मैकेनिज्म ऐसे डेवलप किया गया, एक मिक्स तैयार कर लिया, ड्वार्फ और एक तरीके से टॉल का, मतलब हाइट में ज्यादा और हाइट में कम वाले प्लांट का, और जो मीडियम हाइट का जो प्लांट है जिसमें दोनों के ट्रेड्स आ गए, ड्वार्फ और टाल के, जिसमें रेजिलियंस आ गई, ग्रोथ आ गई, प्रोडक्शन आ गया, सारी चीजें इंप्रूव होती दिखी। उसके हिसाब से अगर देखें तो एक साल में एक ट्री नहीं करते 250 से 300 नारियल प्रोड्यूस कर देता है। तो ये एक अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हमारे यहाँ पर नारियल कोकोनट्स की प्रोडक्शन इतनी अच्छी है, तो उसको हम क्यों ना और एरियाज में भी एक्सपेंड करें, जिससे कि कई हम एप्लीकेबिलिटी निकाल सके। कोकोनट प्लांट की हम थोड़ी सी बात करें, सबसे पहले साइंटिफिक नेम कोकोस न्यूसीफेरा कोकोनट। ये एक मेजर प्लांटेशन क्रॉप है और होती कहां पर है, ट्रॉपिकल रीजन में, ये हमें ध्यान रख लेना है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है इंडिया कोकोनट की बात है, और कोकोनट को कल्प वृक्ष भी बोला जाता है। क्यों जी? क्योंकि इसके बहुत सारे यूसेज हैं। क्या यूसेज है आगे देखेंगे हम। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक, एग्रो क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट, टेम्परेचर मैंने बताया आपको, ये ट्रॉपिकल कंडीशन में रहता है, लेकिन टेम्परेचर 20 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड इसको चाहिए। रेनफॉल 1000 से 2500 mm एनुअली। सॉइल, पानी रुकना नहीं चाहिए जड़ों में, चाहे फिर वो सैंडी लोम हो, लेटराइट हो या कोस्टल एल्यूवियल सॉइल हो। ऑल्टीट्यूड की बात करें तो सी लेवल से हाइट ज़्यादा नहीं, 600 मीटर तक की ये सर्वाइव कर सकते हैं अच्छे से, बढ़िया प्रोडक्शन देखे तो। और ह्यूमिडिटी, हाई ह्यूमिडिटी बहुत ही अच्छी रहती है, इसीलिए तो हमारे कोस्टल एरिया में प्रोडक्शन अच्छा खासा है। फिर हम मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की बात करें तो केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका मेजर हैं, जो कि हमेशा से लंबे समय से कोकोनट प्रोडक्शन के लिए जाने गए हैं।
वहीं पर अभी हम दूसरे एरियाज में एक्सपेंशन पे भी काम कर रहे हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, असम और महाराष्ट्र। इसमें केवल आपका एक असम ऐसा एरिया है जो कि कोस्टल ना होते हुए वहां पर ब्रह्मपुत्रा रिवर के आसपास में अच्छी खासी कंडीशंस फेवरेबल मिल जाती हैं, उसमें आप देख सकते हो। बाकी कोस्टल एरिया में आपकी प्रोडक्शन पे ज़्यादा काम किया जा रहा है और ज़्यादा कोकोनट प्रोडक्शन को लेकर के। ग्लोबल प्रोडक्शन की बात करें तो जनरली आइलैंड नेशंस जो होते हैं ना, जैसे फिजी, सामोआ, ये ऑस्ट्रेलेशिया या फिर हम कहीं पॉलिनेशिया वाले जो पैसिफिक ओशन में लोकेटेड स्मॉल आइलैंड कंट्रीज है ना, या आइलैंड्स हैं, वहां पर आपको अच्छी खासी प्रोडक्शन कोकोनट की दिखेगी। इसके अलावा फिलीपींस, थाईलैंड और इंडोनेशिया भी अच्छा खासा प्रोडक्शन कर देते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो देखो, कोकोनट वाटर जो है, सीधी बात है, क्विक एनर्जी प्रोवाइड करने वाला एक कंटेंट है। सही, आपने पिया होगा डेफिनेटली, है ना, क्योंकि वाटर लेवल अगर बॉडी में कम हो रहा है तो हाइड्रेशन क्विकली आपको प्रोवाइड करता है। एक तरीके का नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट, आपको अलग से पानी में मिला करके कोई केमिकल लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरा, डाइजेशन बहुत अच्छा रहता है। आप कोई भी एक्टिविटी करके आते हो जल्दी से आपकी बॉडी रिजुविनेट कर जाए, उसके लिए बहुत बढ़िया है। इसमें आपको पोटेशियम, मैग्नीशियम, एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं जो कि हार्ट और मसल्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। साथ ही साथ नारियल पानी में, नए नारियल के कंटेंट में आपको हेल्दी फैट्स मिलते हैं जिनको हम मीडियम चेन ट्राइग्लाइसराइड्स भी बोलते हैं। ये जनरली क्या होता है, बहुत ही इजी टू डाइजेस्ट है, बहुत ही आराम से एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब क्विक एनर्जी के लिए एक अच्छा सोर्स है अगर हम मीडियम चेन ट्राइग्लाइसराइड सोर्स की बात करें कोकोनट को एक पॉइंट देखते हुए। ठीक है जी। इसमें आपका मेटाबॉलिज्म, वही डाइजेशन अच्छा हो गया, गट हेल्थ के लिए अच्छा है, पेट के लिए अच्छा हो गया, एनर्जी आपको मेंटेन करके देता है, तो वो चीज़ें हमें समझनी होगी। कोकोनट शेल की बात करें, वो बाहर का जो हार्ड वाला आउटर पोर्शन होता है ना, उसका हैंडीक्राफ्ट में तो यूज़ होता है, डिफरेंट हम स्ट्रक्चर्स बनाते हैं हाथों से बना करके, ठीक है। और वहीं दूसरी तरफ उस आउटर शेल को ऑक्सीजन की एब्सेंस में हीट अप करके और उसको कोल के तौर पे हम कन्वर्ट करके और फिर फर्दर यूसेज में लाया जा सकता है, तो जिसको एक्टिवेटेड कार्बन प्रोडक्शन बोलते हैं, है ना। तो उसमें लिए बड़ा हेल्पफुल हो गया। कोकोनट पाम की बात करें तो ये देखो, फूड सिक्योरिटी तो दे ही रहा है। बाकी हमारे यहाँ पर 12 मिलियन, अब आप सोचो कितने लोग हो गए, 12 मिलियन, ठीक है, ओके 1.2 करोड़ लोग हो गए, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं उनको। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की बात करें, थोड़ा ध्यान रखना हमें ज़रूरी है। ये कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड है, वो प्रमोशन के लिए काम करेगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए काम करेगा, कोकोनट वैल्यू एडिशन, मार्केटिंग कोकोनट की और प्रोडक्ट की कैसे हम आगे एनहांस कर सकते हैं, रिसर्च और ये करवाना, उस पॉइंट ऑफ व्यू से कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड 1981 में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में स्थापित किया गया, ध्यान रख लेना। दूसरा, टेक्नोलॉजी मिशन की बात करें तो इस कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड या फिर जो भी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, उसका मेन काम क्या है, प्रोडक्शन को बढ़ावा देना, प्रोसेसिंग यूनिट्स लगवाना, मार्केट लिंकेजेस, जिससे कि प्रोडक्ट्स इजीली प्रोड्यूसिंग साइट से कंजम्पशन साइट तक पहुंच सके। आप देखो पूरे देश में कोकोनट इसीलिए तो बिक रहे हैं। इसके अलावा कोकोनट पाम इंश्योरेंस स्कीम भी चल रही है, जिससे कि किसानों को किसी भी तरीके की कोई बीमारी के चलते अगर नुकसान हो, कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गया, कोई तूफान आ गया, ठीक है, कोई पेस्ट इंसिडेंट हो गया, अटैक हो गया, फाइनेंशियल रिस्क जो है फार्मर्स की, उसको सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए आपकी कोकोनट पाम इंश्योरेंस स्कीम चल रही है। इसके अलावा कोकोनट प्रमोशन स्कीम भी है, जिसमें मेन टारगेट क्या है कि जो पुराने ओल्ड मेथड्स हैं या ओल्ड जो प्लांटिंग हम यूज़ कर रहे थे कोकोनट प्रोडक्शन के लिए, जहाँ पर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा नहीं आ रही, तो उसको हम हाई यील्ड वैरायटी की तरफ, जैसे हमने बात की ना अभी, ड्वार्फ और टॉल दोनों का मिक्स हाइब्रिड तैयार करके फिर उसकी प्रोडक्शन देखें तो 250 से 300 नारियल्स आपके एक साल में एक ट्री दे रहा है। तो वो चीजें कब हो पाई, जब रिसर्च आपकी प्रॉपर हो पाई, है ना। और ये सारा काम किसके अंडर में हो रहा है, कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड के अंडर, ये ध्यान रख लेना है। फिर हम बात करते हैं डिसकंटिन्यूएशन ऑफ राइस फोर्टिफिकेशन। देखो, आईआईटी खड़गपुर ने अभी स्टडी किया कि जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत या दूसरी जो अलाइड स्कीम्स है जैसे आईसीडीएस और दूसरी, जिनमें फोर्टिफाइड राइस दिया जाता है ना, उसके अंदर क्या है, आउटकम अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा है। और उसके पीछे वजह भी बताई है कि क्यों हमें एक बार राइस फोर्टिफिकेशन को रोक देना चाहिए। जानते हैं क्या है पूरा मामला। स्टडी किसने कंडक्ट किया, आईआईटी खड़गपुर ने, ठीक है, जिसमें ये देखा कि एक तो फोर्टिफाइड राइस कैरनल्स और एक जो फोर्टिफाइड राइस है, इनको जब रियल स्टोरेज कंडीशन में रखा जाता है तो वहां पर मेंटेनेंस के नाम पर जो कुछ भी हलचल होती है ना इन दानों के साथ में, वो कहीं ना कहीं न्यूट्रिशनल वैल्यूज को रिड्यूस कर देता है और वो अल्टीमेटली जो डिलीवरी होनी चाहिए न्यूट्रिशन की एक इंडिविजुअल के इनटेक के बाद में, उसकी बॉडी में वो पहुंच ही नहीं पा रही है।
तो इस तरीके से इसको एक बार रोकने के लिए बोला, थोड़ा सा और इसमें हमें डिटेल्ड स्टडी करने की जरूरत है। सबसे पहला सवाल आपका होगा कि फोर्टिफाइड राइस कर्नेल्स क्या होते हैं। देखो सिंपल है, चावल होगा, चावल के दाने आप लो, ठीक है, राइस को आप फ्लावर में कन्वर्ट कर दो, आटा बना लिया पीस करके, और फिर उसको आप फोर्टिफिकेशन कर दो, उसमें आपने मिनरल्स को ऐड कर देना है और फिर उसका रीमैन्युफैक्चरिंग कर देनी है। मतलब यूं कि राइस का जो आटा था उसमें आपने मिनरल्स, जो भी न्यूट्रिएंट आपको डालने वो मिक्स किए और फिर प्रोसेस करके दोबारा राइस के ही दाने तैयार कर दिए, तो वो आ जाएंगे आपके फोर्टिफाइड राइस कर्नेल्स। और उन फोर्टिफाइड राइस कर्नेल्स को आप नॉर्मल चावल जो स्टफ है उसके अंदर आप मिक्स कर दो, तो वो आपका हो जाएगा फोर्टिफाइड राइस। समझ गए बात को। की फाइंडिंग्स देखते हैं क्या निकल के आया इस स्टडी के दौरान। देखो क्रिटिकल फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट कर रहे हैं ये जो न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी है उसको, जिसमें मॉइस्चर कंटेंट आ गया, स्टोरेज कंडीशन, टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, पैकेजिंग, क्योंकि हमारे देश में आपको पता है डाइवर्स क्लाइमेटिक सिस्टम कंडीशंस देखने को मिलती है, तो अकॉर्डिंगली फिर चैलेंजेस भी आते हैं। इसका इंपैक्ट क्या है, अगर लंबे समय तक आप स्टोरेज रखो तो प्रॉब्लम है, रूटीन हैंडलिंग अगर आप करते हो तो माइक्रोन्यूट्रिएंट कंटेंट आपका खत्म हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो कुल मिलाकर के जो शेल्फ लाइफ है ना पूरे चावल के दाने की, वो कम हो गई, फिर वो जल्दी सड़ने लग जाता है। फिर इसके चलते फिर एक बार रोकना जरूरी है। न्यूट्रिशनल आउटकम भी फिर अफेक्ट करता है। अगेन कोई कंज्यूम करेगा उस फोर्टिफाइड राइस के नाम पर किसी भी तरीके से फोर्टिफाइड राइस को, तो आउटकम ही नहीं मिल रहा है, तो फिर तो गवर्नमेंट की तरफ से पैसा जो लगाया जा रहा है वेस्टेज जा रहा है। अब फोर्टिफाइड राइस की बात करें, इसमें देखो मेजरली क्या चीजें होती हैं। राइस को एनरिच किया जाता है एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट से, जैसे कि आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12, जिंक, विटामिन A, B, B1, B2, B3, B6, जिससे कि न्यूट्रिशनल वैल्यू उस पर्टिकुलर ग्रेन की बढ़ सके, जिसको कोई कंज्यूम करे तो खाने पीने में कमी ना रहे। फोर्टिफिकेशन की बात करें, इसमें मैंने आपको बताया कर्नेल तो कैसे तैयार होता है, ठीक है, वो आप इसमें पहले तो ये देखो कि फोर्टिफिकेशन होता कैसे है। 3 तरीके से होता है, पहला तो कोटिंग कर दो, दूसरा डस्टिंग और तीसरा एक्सट्रूजन। एक्सट्रूजन वाला जो मैकेनिज्म होता है उसमें फोर्टिफाइड राइस कर्नेल्स होते हैं ना, उनको राइस के साथ मिक्स कर दिया जाता है, ठीक है। और फोर्टिफाइड ये जो राइस कर्नेल है ये डेवलप कैसे होता है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अच्छा, मिक्सिंग कैसे होती है, 1 किलोग्राम रेगुलर राइस लो और उसमें 10 ग्राम फोर्टिफाइड आपके राइस कर्नेल को मिक्स किया जाता है, तब जाकर के वो एक बैलेंस तैयार होता है। समझ गए। आ जाते हैं फिर फोर्टिफिकेशन स्कीम के तहत। ये देखो राइस फोर्टिफिकेशन स्कीम एक सेंट्रली फंडेड स्कीम है जिसमें 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही बजट को टैकल करती है, और इसके तहत फिर बाद में ये चावल दिए जाते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत। और उसके अलावा भी और भी हमारे टारगेट्स है, जैसे कि आप देख सकते हो टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसमें भी ये फोर्टिफाइड राइस दिए जाते हैं। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है उसमें भी, और PM पोषण जिसको मिड डे मील स्कीम भी हम के नाम से भी जानते हैं, वहां पर भी आपके फोर्टिफाइड राइस दिए जाते हैं। टारगेट क्या है, देखो एक तो एनीमिया बच्चों में बहुत है, औरतों में हमारे यहाँ पर बहुत है, माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज देखने को मिलती है, तो क्यों ना फिर इस तरीके से फोर्टिफिकेशन देकर के जो डे टू डे हमारी जो स्टेपल फूड है उसी को हम थोड़ा सा एनहांस करके और कंजम्पशन को एक तरीके से हेल्दी बना सके, ये टारगेट गवर्नमेंट का रहता है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई दी जाती है सभी स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरीज को, मेजरली इन स्कीम्स के तहत जिनकी हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं। बेनिफिट्स क्या है, सबसे पहली चीज माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी खत्म हो जाती है, जैसे कि एनीमिया की प्रॉब्लम महिलाओं में और बच्चों में रहती है। इसके अलावा आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12, जिंक डेफिशिएंसी, इनको हम टैकल कर पाते हैं। इसके अलावा मैटरनल हेल्थ अच्छी हो पाती है, जब प्रेगनेंसी के दौरान आप फोर्टिफाइड राइस दो तो फॉलिक एसिड का सप्लाई लगातार होगा, और फॉलिक एसिड की कमी के चलते क्या होता है प्रेगनेंसी के दौरान बच्चों के अंदर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट आता है, जो कि ब्रेन, स्पाइन और स्पाइनल कोड के रिलेटेड डिफेक्शन क्रिएट कर देता है, जो कि बहुत खतरनाक होता है। तो उस चीज़ के हिसाब से देखें तो ये बहुत ही हेल्दी चीज़ हो गई। फिर इसके अलावा इम्प्रूव चाइल्ड हेल्थ एंड डेवलपमेंट की बात करें तो सीधी बात है, बच्चों के पास में खाने पीने के जो मेथड्स हैं उसी से अगर उनकी रिक्वायरमेंट है बॉडी की वो फुलफिल हो जाए तो सीधी बात है बॉडी एकदम हेल्दी रहेगी, तो ब्रेन भी ऑटोमेटिकली अच्छे से काम करेगा, इम्यूनिटी अच्छी डेवलप होगी, फिजिकल ग्रोथ अच्छी होगी। फोर्टिफाइड राइस का बेनिफिट देखो, जब उसमें आयरन और विटामिन ए प्रॉपर होता है तो उससे क्या होगा कि एक तो बच्चों की जो उम्र के साथ हाइट बढ़नी चाहिए वो बढ़ती है, ठीक है। स्कूल में भी फिर बाद में कॉग्निटिव डेवलपमेंट और हेल्थ के चलते बहुत शानदार परफॉर्मेंस उनकी फिर आने लग जाती है, तो ये हमें ध्यान रखना है। पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम जिनके तहत इसमें सपोर्ट मिलता है, जो ऑलरेडी हमने देख ही लिया, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ICDS, मिड डे मील स्कीम,
इनमें आपको फोर्टिफाइड राइस सप्लाई होते हुए दिख जाएंगे, जिनका मेन टारगेट ये है कि स्कूल जाने वाले बच्चों की जो रिक्वायरमेंट है वो प्रॉपरली पूरी हो सके। तो इस तरीके से आज का ही सेशन हमारा मोटा मोटा कंप्लीट है। अब आपका नॉलेज चेक कर लेते हैं। आप ये बताओ, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म मूवमेंट इंडिया में कब स्टार्ट हुआ? क्या तेभागा मूवमेंट 1946 में था? देखो यहाँ पर तो मैंने फॉल्स लिखा है, अब आप बताओ सही क्या है कमेंट्स में। चलिए दूसरा देखते हैं। सालार डे पेहोनेलिस किस कंट्री में लोकेटेड है? यहाँ पर लिखा है बोलीविया, जो कि गलत है। आप कमेंट्स में बताओ कि क्या है सही आंसर। कोकोनट इज ऑफन रेफर टू एज कल्प वृक्ष बिकॉज इट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड। नहीं जी, ऐसा तो हमने पढ़ा नहीं। क्या पढ़ा था कमेंट करके बताओ। राइस फोर्टिफिकेशन स्कीम इंडिया की है, वो सेंट्रली फंडेड स्कीम है। ये बात बिल्कुल सही है, 100% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट ही देखती है। अब दोस्तों आपको ज़रूरत पड़ेगी कि कैसे भी करके हमें यहाँ पर पीडीएफ भी मिल जाए, तो इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लो और यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, जिससे कि आप रिवाइज कर सको। ठीक है, तो तैयारी बिल्कुल जोरों शोरों से कंटिन्यू रखना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।